धन्यवाद दिलीप भाई। एक लंबी श्रृंखला के समापन के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और किसी एक विषय को लेकर, चीन के अनेक पहलुओं को लेकर जो ये श्रृंखला चली, मुझे लगता है पिछले कोरोना काल में हम सब लोगों ने तकनीकी का बहुत अच्छा प्रयोग सीखा है। जिनका कम अभ्यास था उनका भी अच्छा अभ्यास हो गया और इस नाते मुझे भी बहुत सारी, शायद सैकड़ों ऐसे संविमर्शों में भाग लेने का मौका मिला ऑनलाइन। मुझे लगता है कि ये श्रृंखला सबसे बेहतर श्रृंखला साबित हुई है, क्योंकि जानकारी के स्तर पर जितना अधिक इसमें मिला है, एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में सबसे कम जानकारी थी उसके बारे में सभी तरह की जानकारी आज हमारे सामने है। और इसलिए एक सफल श्रृंखला के आयोजन के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। हमारे साथ, जैसा अभी दिलीप भाई ने बताया, 3 विद्वान मौजूद हैं और उनको साथ लेकर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। श्री गिरिधर मुंडा जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और इस पूरी इस समापन के अवसर पर जो पिछले इतने अंकों में शायद पर्याप्त चर्चा हुई होगी, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु भी रह गए जो तब शायद समय ना मिला हो या बाद में प्रश्न मन के उभरे हों। तो आज का आयोजन हमने इस पैनल डिस्कशन के रूप में रखा है, ताकि इन पिछले 3-4 महीनों में जो नए घटनाक्रम हुए उनसे भी हम कुछ जानकारी हासिल कर सकें, उनके बारे में भी। और साथ में इतनी पूरी श्रृंखला में अगर कोई प्रश्न मन में रह गया हो या बाद में विचार आया हो, वो भी स्पष्ट करने का एक अवसर मिले, इसलिए आज का आयोजन हमने किया है। तो जैसा बताया अभी, हमारे साथ श्रीमान आलोक जी है, कैप्टन आलोक बंसल हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी हैं, जिनका हमने व्याख्यान सुना है। राहुल मिश्रा जी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया से, उनका भी हमने व्याख्यान सुना। और तीनों ही लोग केवल जिस विषय पर बोले वही विषय नहीं, उसके अलावा भी चीन के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी रखते हैं। इसलिए हम तीनों को एक एक करके सुनेंगे और वो अब संक्षेप में अपनी बातें कहेंगे। मुझे लगता है 15-15 मिनट इसके लिए वो लोग लेंगे और उसके बाद फिर एक प्रश्नोत्तर का सत्र चलेगा, जिसमें हम अपनी बात कहीं उसमें चूक रही होगी, कुछ कमी रह गई होगी, स्पष्टता नहीं आई होगी, उन सबका भी चर्चा आज कर सकेंगे। तो एक तरीके से इस पूरी श्रृंखला के इस अंतिम कड़ी में हम मन में कोई दुविधा, कोई प्रश्न न रह जाए, इस विश्वास के साथ हम आज विदा होंगे और अगली किसी कड़ी के लिए बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले राहुल मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो एक संक्षेप में लगभग 15 मिनट में अपनी बात पिछले दिनों जो उन्होंने की थी उसी को एक बार स्मरण कराते हुए और इन दिनों में कुछ जो और नई घटनाएं हुई हैं उनको साथ में जोड़ते हुए अपना संक्षिप्त वक्तव्य रखें। राहुल मिश्रा जी। नमस्कार आशुतोष जी, भाई साहब जी। मुझे लगा कि शायद हम लोग पहले आदरणीय बंसल जी को सुनेंगे और फिर प्रफुल्ल भाई को सुनेंगे, लेकिन अब आपने क्योंकि टर्न चेंज कर दिया है और अध्यक्ष आप ही हैं, तो आपकी मंशा सर आंखों पे। सबसे पहले मैं आपका, दिलीप जी का और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र गुजरात के सभी आयोजकों और तमाम गणमान्य सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। पिछली बार जब मैंने बात की थी तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और उसका कैसे भारत चीन संबंधों पे, भारत के पड़ोस के देशों पे और ओवरऑल जो हमारे रीजनल पॉलिटिक्स है उस पे कैसा असर पड़ता है, इस पे मैंने बात की थी। मैं सोच रहा था कि इस बार मैं एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत चीन संबंधों पे सीधे जो द्विपक्षीय संबंध है उस पे हम लोगों ने काफी चर्चा पहले से कर रखी है। मैं सोच रहा था कि जो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्सपेक्टिव हैं उनको भी हम इसमें शामिल करें, क्योंकि मेरा मानना है कि भारत और चीन के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको सिर्फ बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट में या सिर्फ द्विपक्षीय संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे परिवर्तनों का सीधा और व्यापक असर दोनों देशों के संबंधों में दिखता है, और इन बातों पर हम जितना ज्यादा गौर करेंगे उतना ही हमें फायदा होगा। क्योंकि अगर रिलेटिव पावर टर्म्स में देखिए तो बात सीधी है, चीन के बराबर शक्ति अभी हमारे पास नहीं है। हमें दोस्तों की जरूरत है, अलायंसेस की जरूरत है, चाहे वो रीजनल अलायंसेस हों, चाहे वो ब्रॉड इंटरनेशनल अलायंसेस हों।
और इन अलायंस पार्टनरशिप्स के बिना हम डिसाइसिवली चीन को पछाड़ने में हमें थोड़ा और समय लगेगा, मैं ये कहूँगा। तो इसी संदर्भ में मैं मेरे पास 7 प्रमुख बिंदु हैं जिनको मैं रखना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये 7 बिंदुओं को अगर हम ध्यान दें और इन पर काम करें एज इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी, और इसमें से कुछ चीजें जो है सरकार ऑलरेडी कर रही है, लेकिन अगर हम इन पे फोकस करें और इन पे ध्यान दें तो मुझे लगता है कि बात काफी भारत के और फेवर में आ सकती है। इन 7 में मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सुपर पावर राइवलरी और सुपर पावर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में बदलाव हो रहे हैं, और जनवरी से ऐसा लगता है कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं होंगे, बाइडेन प्रशासन आएगा। डेमोक्रेट्स के साथ भारत के संबंध बाईपार्टिसन लेवल पे तो ठीक रहे हैं, जो उनकी ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है उसके संदर्भ में तो ठीक रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक जो लीडर्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, उनके साथ संबंधों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत हुए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो या न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप हो। शताब्दी का पहला दशक जो है वो हमने देखा कि बहुत अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में, इंटरनेशनल हाई टेबल पे भारत को लाने की बहुत पुरजोर कोशिश की गई, और चीन के प्रतिरोध के बावजूद भी भारत भी सफल हुआ, और इसमें अमेरिका और उसके एशियन अलायंस पार्टनर्स जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनकी भी काफी बड़ी भूमिका रही। पिछले 10 सालों में 2010 के बाद से ये साझेदारी और महत्वपूर्ण हुई है, चाहे वो पिवट टू एशिया हो या रीबैलेंसिंग टुवर्ड्स एशिया उसे आप कह लीजिए, या क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हो। दोनों में हमें दिखा कि भारत की अहम भूमिका है। लेकिन ट्रंप साहब के पिछले जो कार्यकाल रहा, उसमें हमने देखा कि भारत एक सेंट्रल पोजीशन एक्वायर कर रहा था इंडो पैसिफिक कॉन्स्ट्रक्ट के जरिए। अब ये देखना है कि बाइडेन प्रशासन इंडो पैसिफिक को इंडोर्स करता है कि नहीं। उन्होंने बड़े मिक्स सिग्नल दिए हैं। न्यूजीलैंड में के साथ बातचीत में उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया, और भी कई स्टेटमेंट्स दिए जहां पे उन्होंने इंडो पैसिफिक पे अभी थोड़ा सा एम्बिवेलेंट एक बीच का रास्ता दिख रहा है। तो बहुत मुखर होके अगर इंडो पैसिफिक को वो सपोर्ट करते हैं तो भारत के लिए मुझे लगता है कि आगे का रास्ता बहुत अच्छी तरह प्रशस्त होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें मामला कमजोर होता है तो मुझे लगता है कि भारत के केंद्रीय रोल पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। इसमें हमें और दूसरी जो चीज ध्यान देनी है कि बाइडेन प्रशासन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत साफ है, वो एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, ट्रेड, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इन चीजों पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे, और उसमें चीन के साथ साथ भारत को भी थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। उनके पास कुछ अमेरिकन टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग भी हैं, प्रमिला जयपाल उसमें से बहुत बड़ा नाम है। पिछले दिनों जब वो जम्मू कश्मीर आना चाहती थी और विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने उनको आने नहीं दिया, वो एक बहुत बड़े कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं। कमला हैरिस के भी स्टेटमेंट्स बहुत पॉजिटिव नहीं रहे हैं। इन चीजों को हमें ध्यान देना होगा। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा है कि अमेरिका और चीन की जो राइवलरी है वो कैसे शेप अप करती है। चीन के साथ क्या अमेरिका सिर्फ ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर के, या जो अभी डी कपलिंग की बात हो रही है उस पर ही फोकस करेगा, या स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे और आगे बढ़ेगा? ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा ये डिसाइड करने में कि भारत और अमेरिका सामरिक तौर पे एक दूसरे के नजदीक आते हैं, या हम सिर्फ इंस्टीट्यूशनली जो काम कर रहे हैं उसी पे आगे बढ़ेंगे जापान की मदद से या ऑस्ट्रेलिया और दूसरे। इससे निकला हुआ तीसरा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इनिशिएटिव है दोनों सुपर पावर्स ने लिए, बेल्ट एंड रोड पे पहले मैंने बात की थी तो मैं उस पर बहुत फोकस नहीं करूंगा। बेल्ट एंड रोड डायरेक्टली इंडिया को इम्पैक्ट करता है, न सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में भी और सेंट्रल एशिया में भी। इन तीनों ही क्षेत्रों में भारत को काफी दिक्कतें पेश आई हैं। भारत ने उसका मजबूती से प्रतिकार भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन की ये चुनौती, मुझे लगता है कि भारत को अगर कुछ और दोस्त मिल जाएं, अमेरिका का सीधा साथ मिल जाए, तो शायद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करना आसान होगा। बहुत सारे छोटे बड़े देशों के
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के शंकाएं भी हैं और उनके अपने विरोध भी सामने आ रहे हैं, म्यांमार में भी और मलेशिया में भी, तमाम देशों में ये चीजें निकल के आ रही हैं। इंडोनेशिया पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से इस तरफ बढ़ा है, अमेरिका के साथ सहयोग, जापान के साथ सहयोग, भारत के साथ भी तमाम चीजें की जा रही हैं। तो बेल्ट एंड रोड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडो पैसिफिक जो इनिशिएटिव है, जिसमें फिलहाल अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन साथ में और भी देश जुड़ रहे हैं। इंडो पैसिफिक को हम क्या इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, क्या उसमें हम और सामरिक रणनीतिक एलिमेंट्स लाएंगे, क्या उसमें कोई इकोनॉमिक आर्किटेक्चर होगा, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे जुड़ा मेरा चौथा पॉइंट है कि आर्थिक जो आर्किटेक्चर है, रीजनल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है, उसका क्या होगा। क्योंकि हमने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो थी, हमने वो साइन नहीं किया। चीन और उसके अलावा आसियान के 10 देश, बाकी जो एशिया के देश हैं, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन्होंने साइन किया है। तो हम RCEP से अपने हितों को देखते हुए, अपने समाज के, अपने किसानों के, अपने इंडस्ट्रीज के हितों को देखते हुए हम बाहर तो निकले, लेकिन हमें उसके सामने स्टैंड करने के लिए, क्योंकि रीजनल सप्लाई चेन मैकेनिज्म का पार्ट है, एक क्षेत्रीय FTA का पार्ट है, तो उसके बदले हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक आर्किटेक्चर क्रिएट करना होगा, या उसके बदले हमें किसी आर्किटेक्चर को सपोर्ट करना होगा। CPTPP जो है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का एक वेरिएंट है, वो एक संभावना हो सकती है। अमेरिका के साथ सीधे बायलैटरल FTA की बात हो रही है। हम और भी इस तरह के तमाम देशों के साथ FTAs की तरफ सोच सकते हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जो भी हो, हमें ये काम करना होगा, और अगर हम नए अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर इस चीज पर काम करें तो मुझे लगता है स्थिति बहुत बेहतर होगी। RCEP एग्रीमेंट में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे हमारे विचारकों ने इस बात को सामने रखा है, और उसमें से एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि इन 16 देशों का जो एग्रीमेंट था, उसमें 10 देशों के साथ तो हमारे एग्रीमेंट सही हैं। इंडिया ASEAN FTA फुली फंक्शनल है पिछले 5 साल से। सर्विसेज के क्षेत्र में FTA इन गुड्स पिछले 10 सालों से चल रहा है। तो इकोनॉमिक आर्किटेक्चर को मुझे लगता है बढ़ाने की जरूरत है। इसमें एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव पिछले दिनों में लिया गया, जिसे हम कहते हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। फिलहाल इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी भूमिका है, भारत उसमें बड़ा हिस्सेदार है। लेकिन क्या हम SCRI को बढ़ा सकते हैं, और इस लेवल पे बढ़ा सकते हैं कि सप्लाई चेन में जो चीन से जुड़े देश हैं और उससे खुश नहीं है, वो SCRI का हिस्सा बन सकते हैं क्या? अगर इस पर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में भारत और चीन के बीच में जो व्यापार का मामला फंसा हुआ था, उसमें काफी अच्छा हमें गेन्स मिलेंगे। पांचवी चीज है क्वाड्रिलैटरल अलायंस। मुझे लगता है कि पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा इस पर चर्चा हुई, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप या क्वाड्रिलैटरल डायलॉग। अभी 3-4 दिन पहले सीनियर ऑफिशियल से एक मीटिंग भी हुई, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान 4 देशों की बैठक हुई। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि अब हमें सीधे क्वाड्रिलैटरल से क्वाड प्लस की ओर बढ़ना चाहिए और चीन को घेरना चाहिए। मुझे लगता है कि वो मेरा व्यक्तिगत मानना है। इस संदर्भ में मैंने एक पेपर भी लिखा है अभी, कि क्वाड्रिलैटरल को हमें पहले इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, बजाय और नए देशों को जोड़ने के, और जिनके अभी चीन को लेकर के बहुत स्पष्ट नीतियां नहीं है। वियतनाम उसमें से एक बहुत बड़ा देश है, वो कम्युनिस्ट देश है और उसके चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। पार्टी टू पार्टी रिलेशंस को अगर हम ध्यान दें तो हमें बहुत ये स्पष्ट होनी, ये चीज बहुत स्पष्ट है। छठा, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंज भारत के सामने है, कि चीन की जो भारत के पड़ोस में बढ़ती हुई गतिविधियां हैं, बांग्लादेश हो या म्यांमार हो, श्रीलंका हो, बहुत पिछले 2-3 सालों में ये चीजें बहुत बढ़ी हैं, लेकिन उसके पिटफॉल्स भी दिखने शुरू हो गए हैं। चीन जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस की जो चीन की पॉलिसी रहती है, उसका पहला मुझे लगता है नेगेटिव इम्प्लीकेशंस दिखने लगे हैं नेपाल में, जहां पे चीन चाहता है कि पूरी तरह से सत्ता को अपने कब्जे में करे और उसके
नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए आने वाले दिनों में हम जैसी नीति पे चल रहे हैं उसी पर हम चलते रहें, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को हम अपने साथ रखें। पिछले दिनों में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जितना डिप्लोमेटिक फुटवर्क हुआ है, मुझे लगता है वो पिछले बहुत सालों में इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना सिस्टमैटिक डिप्लोमेटिक फुटवर्क नहीं हुआ था, और वो बहुत अच्छी तरह से उसे हमने मिलिट्री फुटवर्क के साथ भी जोड़ा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों देशों में गए, हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ म्यांमार की यात्रा की उन्होंने, जो हमारे विदेश सचिव हैं। तो मुझे लगता है कि पड़ोसियों को, छोटे हमारे जो मित्र हैं, उनको जोड़ने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें चीन के पड़ोसियों की ओर भी देखना पड़ेगा। वहां कितने प्रतिरोध के स्वर निकल रहे हैं और उनको हम कैसे टैप कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। चीन ने बहुत दिन, जब से भारत में जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब से चीन ने बहुत सारी आवाजें उठाई, लेकिन अभी शिनचियांग में इतना कुछ हो रहा है और हम कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि हम उतनी मुखर होकर के अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। चीन में कहा जा रहा है कि शिनचियांग क्षेत्र में उन्होंने 10 मिलियन लोगों को बंधक बना करके, उनसे बंधुआ मजदूरी करा करके शिनचियांग कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं। बहुत सारे अमेरिका के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने इस बात पर विरोध व्यक्त किया है। मुझे लगता है कि मानवाधिकार के मुद्दों को लेके, और खास तौर पे जब बाइडेन प्रशासन जैसा डेमोक्रेट अमेरिका में है, इस बात को बहुत ही मानवीय स्तर पर, मानवीय अधिकारों के स्तर पर हमें उठाना चाहिए और चीन को ये बताना चाहिए कि वो दूसरे के मामलों में अगर अपनी नाक घुसाएगा तो उसको भी वैसा ही जवाब मिलना चाहिए। तो जैसे को तैसा ये पॉलिसी मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा 7वां और आखिरी पॉइंट है, जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पे देखिए तो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत साफ है कि ब्रेग्जिट के बाद से ब्रिटेन और यूरोप के बाकी जो बड़े देश हैं, दोनों ही तरह से ये साफ दिख रहा है कि एशिया में यूरोप की वापसी हो रही है। पिछले सिर्फ 3 हफ्तों में ब्रिटेन ने सिंगापुर के साथ एक FTA साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, वियतनाम के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जापान के साथ 2 महीने पहले किया था। इन सारी चीजों से साफ है कि इस वक्त ब्रिटेन नए दोस्त तलाश रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यूरोप से बाहर आने का, EU से बाहर आने का उसे नुकसान बड़ा है। और मुझे लगता है कि वाकई में इससे स्मार्ट स्ट्रेटेजी कोई नहीं हो सकती थी कि हम बोरिस जॉनसन को भारत बुलाते और उन्हें रिपब्लिक डे परेड में मुख्य अतिथि बनाते। मुझे लगता है कि UK के साथ जो पार्टनरशिप है ये बहुत स्ट्रेटेजिकली टाइम्ड है। बस मेरी आशा यही है कि हम इसके साथ साथ आर्थिक और सामरिक स्तर पर ब्रिटेन को हम किसी तरह एंगेज कर सकें, क्योंकि ब्रिटेन का सॉफ्ट पावर रोल दक्षिण पूर्व एशिया में भी बहुत मजबूत है। उसका रोल दक्षिण एशिया में भी काफी अच्छा तो नहीं कहेंगे लेकिन मजबूत रोल रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया और सिंगापुर को अगर हम देखें तो वहां बहुत अच्छा रहा है। 5 पास डिफेंस एग्रीमेंट के थ्रू वो दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जर्मनी और फ्रांस दोनों ने इंडो पैसिफिक में भारत को समर्थन भी दिया और भूटान के साथ जर्मनी के अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस बने। ये मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेटेजिकली डिजाइंड पॉइंट था, स्टेप था, जिसको लेकर के मुझे लगता है भारत भूटान की सीमा पर भी अब चीन पर दबाव बनेगा। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इन सभी स्टेप्स के दूरगामी परिणाम होंगे। भारत चीन के जो स्टैंड ऑफ है पिछले कई महीनों से जो चल रहा है, उस पर मुझे लगता है कि अब मिलिट्री टू मिलिट्री तो काफी काम हमने किया है, हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल और रीजनल जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी हमें और अच्छी तरह साथ लाने की जरूरत है और हर तरफ से चीन पर दबाव बनाने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि समय पूरा हो गया है। अध्यक्ष जी। जी, धन्यवाद राहुल जी। बहुत संक्षेप में आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी बात को पूरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है हम प्रश्न सारे एक साथ ले लेंगे तो ही ठीक रहेगा। मैं प्रफुल्ल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना विषय के परिचय, चूंकि सबका विस्तार से पहले ही सत्रों में हो चुका है, फिर भी संक्षेप में। प्रफुल्ल जी एक राष्ट्रीय स्तर का अंग्रेजी पत्रिका ऑर्गेनाइजर, उसके संपादक हैं। जी, सबको नमस्कार।
माननीय आशुतोष जी, को पैनलिस्ट आलोक जी, राहुल जी, दिलीप भाई, सारी जेकेएससी की गुजरात की टीम को सबसे पहले बधाई, क्योंकि ऑनलाइन कार्यक्रम करना बहुत आसान लगता है, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली बहुत समय तक किसी एक विषय को लेकर चलाना, ये अपने आप में एक बड़ा काम है। और चीन जैसे विषय पर गुजरात जेकेएससी ने ये जो प्रयास किया है, इसके मुझे लगता है दूरगामी परिणाम हमें इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। मैं राहुल मिश्रा जी ने जहां पे छोड़ा है वहां से शुरू करूंगा, लेकिन मैंने पिछले बार भी जैसे कहा था कि मैंने सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप की बात की थी, मैं उसको ही कनेक्ट करते हुए इंटरनल डायनामिक्स पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। चीन के अंदरूनी भी, भारत के अंदरूनी भी फैक्टर्स, क्योंकि किसी भी देश की विदेश नीति के 4 प्रमुख आयाम होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल ऑर्डर या इंटरनेशनल सिस्टम, जिसका राहुल जी ने विस्तार से चर्चा की। फिर दूसरा होता है जो लीडरशिप, तीसरी होती है वहां की आंतरिक पॉलिटिकल व्यवस्था। मैंने पीछे भी जिसकी चर्चा की थी कि कम्युनिज्म वर्सेस डेमोक्रेसी, ये एक बड़ा डिस्कशन का विषय है। और इन सबके डायनामिक्स पर जो काम करते हैं इंटरनल वेरिएंट्स, जो आज के संदर्भ में मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात साफ है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद भी चीन के बारे में ट्रेड को लेकर कुछ कंस्ट्रक्टिव ये हो सकता है, लेकिन जहां तक साउथ चाइना सी की बात है, मेजर कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं आने वाला। ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो नए लोग हैं उनकी तरफ से पहले ही साफ हो चुका है। मेरे लिए इसमें सबसे क्रिटिकल पोजीशन जो रहेगी वो यूरोपियन यूनियन की रहेगी, और यूरोपियन यूनियन के जो बचे हुए मेंबर है, क्योंकि ब्रिटेन ने तो ओपनली स्टैंड ले लिया है हांगकांग के मामले में, खास करके ब्रिटेन बहुत एग्रेसिव है, और कुछ वहां के जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है उनको भी फिर से ब्रिटेन ले जाने के लिए ब्रिटेन ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो इसमें जर्मनी का रोल जो है वो क्रिटिकल रहने वाला है, क्योंकि जर्मनी ने एक एक्सेप्शन किया हुआ है, वो हुआवे के मामले में है। एक नया प्रपोजल लाया है विच इज गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग प्रपोजल, जहां पे चाइनीज कंपनी होते हुए भी उनको जर्मन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस में जर्मनी में 5G का एक्सेस देने का, क्योंकि ये 5G डिप्लोमेसी जो है ये आने वाले समय में चाइना के रोल को, क्योंकि सप्लाई चेन में जापान ने खास करके चिप कंडक्टर के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू किया। तो ये एस्पेक्ट भी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं जो फोकस करूंगा वो मैंने जैसे कहा कि इंटरनल डायनामिक्स के बारे में। 2022 का साल चाइना के इंटरनल डायनामिक्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। शी जिनपिंग के 10 साल पूरे हो जाएंगे। अभी तक की जो खास करके डेंग जियाओपिंग के समय से जो प्रथा रही है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म मिलने के बाद सामान्यतः जनरल सेक्रेटरी अगले व्यक्ति को हैंडओवर करते हैं। ली जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है लोगों में कंपेयर टू शी जिनपिंग। शी जिनपिंग का पार्टी और खास करके पॉलिट ब्यूरो पर कंट्रोल है, उनकी जो पॉलिटिकल कमिटी है उस पर कंट्रोल बहुत तगड़ा है। लेकिन लोगों के बीच में, और खास करके अभी जो वॉर शुरू हुआ है वहां के मोनोपोली के नाम पर, अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने जिस तरह से बैंकिंग पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया कम्युनिस्ट पार्टी की, और उसके कारण अब उन पर वहां के मोनोपोली लॉज के हिसाब से एक इंक्वायरी शुरू हो गई है। तो ये सारे लक्षण ये दिखाते हैं कि ऑल इज नॉट वेल। हांगकांग का मामला इंटरनेशनली बहुत बड़ा है, और सिक्योरिटी लॉ के इंप्लीमेंटेशन में जिस तरह से कल 12 लोगों का चीन के मेनलैंड में हांगकांग से उनको ले जाकर, जो ताइवान चले जा रहे थे उनको पकड़कर मेनलैंड में क्रिसमस न्यू ईयर के पीरियड में जिस तरह से उनका केस का फास्ट ट्रैक हियरिंग हो रहा है, इसके भी रिपरकशंस हमको आने वाले समय में देखने को। तो
2022 तक ये पावर ट्रांजिशन विद इन सीपीसी कैसे होता है, क्योंकि अपने आप को शी जिनपिंग जो है वो एक तरीके से अब माओ की लीगेसी को क्लेम करते हुए अपने आप को चेयरमैन की भूमिका में लाने के लिए प्रयत्नशील है। सारे वुहान के क्राइसिस के बाद, कोरोना के क्राइसिस के बाद उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह एक तरफ लगे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने पार्टी के अंदर अपने आप को कंसोलिडेट भी किया है। इंडस्ट्रियल जो बिग नेम्स थे उन्होंने पहली बार सीपीसी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। जो सीपीसी की जो सेकंड रंग लीडरशिप है उसमें, और खास करके उनके बच्चों में जिनको प्रिंसलीज कहा जाता है, डायनेस्टिक जो हायर्स होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, वहां के बहुत सारे ऐसे राहुल गांधी है कि जिन्होंने आपस में वीचैट के उनके कन्वर्सेशंस जो लीक हुए हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि सीपीसी का कोरोना का क्राइसिस का हैंडलिंग और इंटरनेशनल लेवल पर चीन को बदनामी होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं स्वर बढ़ते जाएंगे। ताइवान को जिस तरह से अमेरिका सपोर्ट कर रहा, और मेरा मानना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो कंटिन्यू रहेगा। और राहुल जी ने जैसे कहा कि हमारे पड़ोसी जैसे महत्वपूर्ण है वैसे चीन के पड़ोसी बहुत महत्वपूर्ण है, और वियतनाम, कंबोडिया, ये जो, और कुछ हद तक सिंगापुर भी, जो ट्रेडिशनली न्यूट्रल या जिनका इनडेप्थ ट्रेड रिलेशनशिप चाइना के साथ रहा है, उन्होंने जिस तरह से चाइनीज डोमिनेशन को चैलेंज करना शुरू किया है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको हमें आने वाले समय में कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जिसको रिवर्स एनसर्कलमेंट कहा जाता है खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में, उसमें हम इस ट्रेड रूट को कितना इफेक्टिवली अपना प्रभाव इस पर जमा पाते हैं। खास करके वियतनाम के साथ हमने जिस तरह से सैटेलाइट्स को लेकर, ऑयल एक्सप्लोरेशंस को लेकर जिस तरह की हमारी पार्टनरशिप विकसित की है, मुझे लगता है आने वाले समय में ये सारे फैक्टर्स डिसाइसिव। इंटरनल डायनामिक्स में चीन में और कुछ बातें ध्यान करने वाली है। हम में से बहुत लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन इस पर भारत के मीडिया में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक तरीके से चर्चा चलनी चाहिए कि चाइना इज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। वुहान के बाद जिस तरह से फ्लड आए, पहली बार चाइना में फूड पर कुछ प्रांतों में राशनिंग लगा है। कुछ स्थानों पर उन्होंने फूड वेस्टेज ना हो, और फूड वेस्ट कोई करता है तो उसको कितना फाइन, इसके रूल्स, और खास करके अब ये जो सारा वहां पे नेशनल फेस्टिवल भी उनका हुआ उस समय भी, और अब ये जो ग्रेगोरियन न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के समय भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होटल इंडस्ट्री के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए उन्होंने लागू कर दिए। एक पिछले कुछ दिनों से बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली अगेन भारत का मीडिया उसको बहुत इफेक्टिवली नहीं देख पा रहा है, ना उसको उस तरह से चर्चा में उठा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि विश्व स्तर पर उठाने का ये मामला है। ऑस्ट्रेलिया का एक जहाज चीन के किनारे पर खड़ा है जिसमें बहुत सारे भारतीय जो है उस कंपनी में काम करने वाले, उनको लगभग 6 महीने से वो वहां पे फंसे हुए हैं। कोल के रिस्ट्रिक्शंस को लेकर चीन ने अपनी नीति घोषित की, और जिसमें ऑस्ट्रेलियन कोल को उन्होंने बार कर दिया। ट्रेड वॉर का ही एक बड़ा हिस्सा है। उसके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने भी उनके प्रोडक्ट्स पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। लेकिन ये सारी, जिसको चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी कहा जाता है, बेलिजरेंट चाइना कहा जाता है, उसकी तरफ इनके साथ जो हो रहा है, उन्होंने मतलब उस क्रू पर जो मेंबर्स है उनको शिफ्ट करने का भी परमिशन वो नहीं दे रहे। 6 महीने से वो वहीं पे फंसे हुए। लेकिन इसके कारण चीन के अंदर और एक क्राइसिस हुआ है 3 प्रांतों में। वहां पे वर्चुअली एक दिन का इंडस्ट्रियल ब्लैकआउट शुरू हुआ है। एनर्जी क्राइसिस ये बड़ा इशू, और जब खास करके तब जब पिछले नेशनल कांग्रेस में कम्युनिस्ट पार्टी के शी जिनपिंग ने एक एम्बिशियस
अपने एनवायरमेंटल, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ संबंध ठीक रखने हैं, तो उसको लेकर चीन ने एम्बिशियस ये किया है कि 2060 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन कोल पर रिस्ट्रिक्शंस ये बूमरैंग हो रहा है चीन पर, और चीन एक मैसिव एनर्जी क्राइसिस से भी गुजर रहा है। इतना पावर सप्लाई का शॉर्टेज है कि घर के अंदर भी, और खास करके वहां पे जब सर्दियां बढ़ जाती है तो सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम शुरू हो जाता है, उस पर भी चीन ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो मुझे लगता है कि ये एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी डिक्टेटोरियल कंट्री में वन पार्टी सिस्टम जहां पे है, वहां पे लोगों की लेजिटिमेसी बनाए रखने के लिए उस पार्टी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आने वाले समय में मेरा मानना है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इन चैलेंजेस का बहुत कड़ा मुकाबला उनको करना पड़ेगा। ताइवान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिवाइव करने की अमेरिका के साथ एक खबर परसों आई है, वो हो जाता है तो चाइना पर प्रेशर और बढ़ेगा। तो साउथ चाइना सी का क्राइसिस ये एक बना रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हांगकांग का सारा क्राइसिस कैसे अनफोल्ड होता है, ये भी सीपीसी के माइंडसेट को एक्सपोज करने का इंटरनेशनली एक बड़ा मैकेनिज्म होगा। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन इसमें लीड ले चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत की पोजीशन अभी भी इसके बारे में बहुत सॉफ्ट है। मेरा अपना मानना है कि सरकारी स्तर पर जो हो वो हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल स्तर पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन, आप एक साथ 117 सिटिंग प्रो डेमोक्रेसी मेंबर्स को आप बर्खास्त कर देते हो, उसके इलेक्शन की प्रोसेस में ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर आते हो, और उसके बाद आप वहां पे नॉमिनेटेड मेंबर्स लेकर आते हो। इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती। और हांगकांग के संदर्भ में ब्रिटेन के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, उसका ये क्लियर कट वायलेशन है। मुझे लगता है इस पर भारत के इंटेलेक्चुअल जगत में बड़ी चर्चा होने की जरूरत है। ये इंटरनल फैक्टर्स हांगकांग हो, इनर मंगोलिया में है, युगुर का क्राइसिस बहुत बड़ा है। खास करके अब जो स्विट्जरलैंड से एक रिपोर्ट आई है पिछले महीने में, जहां पे 25,000 युगुर मुस्लिम्स के ऑर्गन्स का सेल, अलग अलग शरीर के अवयवों को बेचने का रैकेट, युगुर महिलाओं का जबरदस्ती से उनको फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवाना ताकि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े, इस संदर्भ में जो तथ्य सामने आए हैं और जिस तरह से युगुर मुस्लिम्स की समस्या को इंटरनेशनली अब थोड़ा बहुत ट्रैक्शन मिलने लगा है, ये एक अलग इंटरनल डायनेमिक्स चीन के बीजिंग के बर्ताव पर असर करेगा। और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डेमोक्रेट्स उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट है उसमें पहली बार तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के जो एग्जाइल में रहने वाले नेता है, उनको पेंटागन में, व्हाइट हाउस में, इंपॉर्टेंट सारे इंस्टीट्यूशन में होस्ट करने का काम अमेरिका ने किया है। और उतना ही नहीं, तो अभी जस्ट 4 दिन पहले अमेरिका में सीनेट ने तिब्बतन पॉलिसी 2020 इसका एक ऑफिशियल बिल पास किया, एक्ट बन गया, जिसके आधार पर यह कहा गया है कि तिब्बतन पीपल विल डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर एंड द लीगेसी ऑफ दलाई लामा। और इसका यदि वायलेशन होता है तो चीन विल बी लायबल फॉर द एक्शन। मुझे लगता है कि पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर किसी ने इसको रखा है कि दलाई लामा और तिब्बत के लोग जो है वो उनके उत्तराधिकारी के बारे में निर्णय लेंगे, चीन का हस्तक्षेप इसमें नहीं माना जाएगा। यह मुद्दा किस तरीके से अनफोल्ड होता है, इस पर भी सीपीसी का, शी जिनपिंग का कितना कंट्रोल इंटरनल चाइना के अंदर रहता है, यह निर्भर करेगा।
लेकिन इंटरनल सिचुएशन केवल चीन की नहीं है, इंटरनल सिचुएशन भारत की भी है। टेक्नोलॉजिकली मतलब बहुत सारे मुद्दे उसमें गिना सकता हूं चीन के इंटरनल सिचुएशन में, क्योंकि हुआवे के साथ वॉर, अभी ये 4-5 उन्होंने एक साथ जो अनटेस्टेड वैक्सीन लॉन्च किए हैं और उनका 50 मिलियन का वैक्सीनेशन का टारगेट रख के चीन के अंदर जिस तरह से सारा सीपीसी कंट्रोल्ड कंपनीज को प्रमोट करने का काम चल रहा है, जितने इंटरनेशनल पार्टनरशिप में बनी हुई कॉर्पोरेशंस वहां पे है, उसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक मेंबर डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट होना कंपलसरी किया गया है अभी। उसके क्या रिपरकशंस होते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो है वो लॉन्ग टर्म में अफेक्ट करेंगे चाइना के इंटरनल स्टेबिलिटी को, क्योंकि वो इंटरनल स्टेबिलिटी और चाइनीज कम्युनिस्ट, देखिए जितना एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना चाइना ज्यादा बेलिजरेंट होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का बिहेवियर उतना इररिस्पॉन्सिबल होगा। किसी भी डिक्टेटोरियल टेंडेंसी की पार्टी में यही होता है और इसलिए इसको वॉच करना ज्यादा जरूरी है। कल ही आप परसों की न्यूज देखिए तो ग्वादार पोर्ट पर जो पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काम, सीपीईसी का खास करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम चल रहा है, उस पर मेरे पास जो आंकड़ा है नवंबर तक का, उसमें 63 अटैक्स इस साल भर में बलोच और सिंध के नेशनलिस्ट लोगों ने चीनी कंपनियों के और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स पर किए हैं। इसका उपाय चीन ने क्या किया? पाकिस्तान के और उस कानून के तहत ग्वादार पोर्ट के आसपास का 24 किलोमीटर का एरिया वर्चुअली अब चीन के कंट्रोल में है। चीनी पीएलए के लोग, सिक्योरिटी गार्ड्स, उसको 3 एंट्री पॉइंट्स के आधार पर जिसको परमिट होगा उसी को उसमें से एंट्री होगी। इसका मतलब वर्चुअली जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले अपनी कुछ कॉलोनीज छोटी छोटी पोर्ट्स के आसपास बसाई थी, उस तरह का कॉलोनाइजेशन पाकिस्तान का शुरू हो गया है। पाकिस्तान के अंदर भी इसके संबंध में रोष है। जिस तरह से चीनी एम्बेसडर नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के सारे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इंटरफियर कर रही है काठमांडू में बैठकर, उसके भी रिएक्शंस आने लगे। मुद्दा यह है कि जितना एक्सटर्नल प्रेशर और ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के फैक्टर रहेंगे, उतना कम्युनिस्ट पार्टी का बिहेवियर जो है वो और इररिस्पॉन्सिबल और बेलिजरेंट होगा। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये केवल चीन के अंतर्गत का मुद्दा नहीं है, ये भारत के अंदर चीन क्या कर रहा है। नागा पीस टॉक को समय कम है इसलिए सिर्फ मुद्दे गिनाऊंगा। नागा पीस टॉक को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है, द्रविडियन आइडेंटिटी के आधार पर कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा है। जितना कवरेज भारत के इन सारे टुकड़े टुकड़े फोर्सेस को मिला है चीन के मीडिया के थ्रू, इंटरनेशनली मीडिया फंडिंग, ये अपने आप में सीपीसी का एक बहुत बड़ा इफेक्टिव मॉडल है। इसके सिवा अब वो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के संबंध में और खलिस्तान के संदर्भ में भी एक रोल प्ले करेगा। भारत की इंटरनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आत्मनिर्भर भारत केवल स्लोगन ना रह जाए, हमारे प्रोडक्शन लाइन के इंटरनल पैरामीटर्स जो है, हमारी बैंकिंग सिस्टम में जो अभी बहुत सारा क्राइसिस चल रहा है वो, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आज की लीडरशिप, आज के गवर्नमेंट का एक इफेक्टिव गवर्नेंस पर कंट्रोल, ये सारी चीजें भी आने वाले समय में, हालांकि अभी लद्दाख वाले इश्यू पर ये वॉर ऑफ नर्व्स है, ये लंबा चलेगा, इतने आसानी से खत्म नहीं होने वाला। लेकिन बहुत सारे लोग जो 4 महीने पहले तक इस सारे बारे में क्रिटिकल थे, वो भी अभी ये मानने लगे हैं कि लद्दाख पर हमने, तिब्बत बॉर्डर पर हमने इफेक्टिवली कंट्रोल कर लिया है। तो मेरा ये मानना है कि इंटेलेक्चुअली हमें हमारे इंटरनल फैक्टर्स में कहां चीन इंटरफियर करने की कोशिश कर रहा है उसको एक्सपोज करना, और दूसरी तरफ चीन के अंदर जो क्राइसिस की सिचुएशन आ रही है,
ये सारा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट रहेगा। शी जिनपिंग और मोदी कुछ समय के लिए अभी तो निश्चित है, शी जिनपिंग का 2022 तक क्या होता है और वो अपनी आगे लीगेसी कैसे करते हैं सीपीसी में, ये देखने वाली बात होगी। आइडियोलॉजिकली डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म चलता रहेगा, लेकिन ये इंटरनल डायनामिक्स के फैक्टर जो है वो अनस्टेबल है, कंटिन्यूअसली चेंजिंग है। उनको हम किस तरीके से एड्रेस करते हैं, हम इंटरनली हमारे इश्यूज को कैसे हैंडल करते हैं, और चाइना के इंटरनल क्राइसिस को चाइना कैसे हैंडल करता है, हम कितना उसको इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठा पाते हैं। ये दो फैक्टर्स, ये दो स्ट्रेटेजीज मुझे लगता है तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इररिस्पॉन्सिबल इनह्यूमन बिहेवियर को एक्सपोज करना, लेकिन फिर भी चाइनीज लोगों की जो भारत के साथ सिविलाइजेशनल संबंध है उसके लिए कहीं ना कहीं ब्रिजेस बनाने की कोशिश करते रहना, ये हमारे स्ट्रेटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। अभी के लिए मैं इतनी ही बात रखूंगा, समय मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन मीडिया कर्मी होने के नाते मेरा ये मानना है कि ये जो इंटरनल डेवलपमेंट्स हो रही है इसके बारे में भारत में जितनी चर्चा होनी चाहिए, भारत की मीडिया में, इंटेलेक्चुअल जगत में उतनी नहीं हो रही है। इसलिए इन सारे मुद्दों को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। चीन के आंतरिक मुद्दों पर और भारत के आंतरिक मुद्दों में उसके हस्तक्षेप पर आपने बहुत अच्छे ढंग से हम सबको जानकारी दी है। अब मैं अपने आदरणीय आलोक जी को निमंत्रित करता हूं कि वो अपना विषय रखकर इसको बात को पूरी करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। आदरणीय आलोक जी के बारे में भी हम सब जानते हैं, सेना के नौसेना में अधिकारी रहे और कई बड़े ऑपरेशंस का उन्होंने लीड किया है और पहले भी हम उनको सुनते रहे हैं। श्री आलोक बंसल जी। नमस्कार आशुतोष जी। आज की जो ये पैनल डिस्कशन है जिसमें भारत चीन संबंधों पे बोलने के लिए कहा गया है, मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि किसी भी राष्ट्र को अपने आप में सक्षम होना चाहिए किसी दूसरे राष्ट्र से अपने संबंधों को सुधारने के लिए या बेहतर करने के लिए। अलायंसेस, डिप्लोमेसी बहुत आवश्यक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर उनके बलबूते पर कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र से निपट नहीं सकता। 62 का जब युद्ध हुआ था तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अल्बानिया को छोड़ के पूरे जनरल असेंबली में सबने भारत का समर्थन किया, पर क्या उससे परिणाम में कुछ परिवर्तन हुआ? तो अलायंसेस आवश्यक है, डिप्लोमेसी आवश्यक है, अर्थव्यवस्था आवश्यक है, पर एक राष्ट्र को अपने बलबूते पर अपने आप सक्षम होना चाहिए दूसरे राष्ट्र से निपटने के लिए। और इसके लिए बहुत आवश्यक चीज यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि चीन है क्या। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि हमारे यहां जो अधिकांश लोग हैं वो चीन के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हमारे अपने आप विचार हैं कि चीन के लोग ऐसे हैं, चीन के लोग ऐसे हैं, चीन के लोग वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं। हकीकत क्या है ये जानना चाहिए। और मैं इसलिए, हालांकि आज का ये पैनल डिस्कशन टाइप है, बट फिर भी मैं आपको कुछ स्लाइड्स जरूर दिखाना चाहूंगा जो मेरे विचार से चीन के प्रति मेरे नजरिए को दर्शाती हैं। और मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखा के बस कुछ ही स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा जिससे कि कोई समय मैं ज्यादा ना लूं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको दिखाना आवश्यक समझता हूं मेरे ख्याल से, तो वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। 1 मिनट आपको थोड़ी देर दिखाऊंगा कि क्या चीन है, ये समझना मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है। तो जब हम चीन की बात करते हैं, और तो पहली चीज तो हम जब चीन का नक्शा देखते हैं तो हम लोग चीन का नक्शा देख के भयभीत हो जाते हैं। चीन बहुत बड़ा राष्ट्र है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है और जनसंख्या में भी आज हमसे बड़ा राष्ट्र है, अर्थव्यवस्था में हमसे काफी बड़ा है, पिछले काफी समय से काफी आगे बढ़ गया है। तो पहली चीज तो हमें चीन का ये नक्शा देखना बहुत आवश्यक है। ये चीन का राजनीतिक नक्शा है और इसमें क्या महत्वपूर्ण चीज है, इसमें जो ऑटोनोमस रीजन्स हैं वो आपको देखने चाहिए। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, ये 5 ऑटोनोमस रीजन्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनर मंगोलिया, निंगजुआहुई, जिंजियांग, तिब्बत और ग्वांगजी, ये 5 ऑटोनोमस रीजन है जहां पे कि एथनिक माइनॉरिटीज एक सब्सटेंटिव नंबर पे है। इसके अलावा जो है 4 ऑफ कोर्स म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जो बीजिंग, शंघाई, ये चोंगकिंग और एक ये तियानजिन है। इसके अलावा 2 ऑटोनोमस रीजन्स हैं जो कि हांगकांग और एक मकाऊ है। तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है। ये मैं इसलिए दिखाता हूं कि मतलब चीन का जो प्रभुत्व है वो कहां पे है, क्या है, और इसको हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए।
आज के चीन में राष्ट्रवाद का प्रखर उदय हो रहा है, और इसमें मैंने पहले भी कहा है कि चीन का सामान्य आदमी व्यक्तिगत रूप से भारत के प्रति द्वेष नहीं रखता, पर यह धीरे धीरे बदल रहा है। जैसे मैंने कहा कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे चीन के अंदर प्रखर राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है वो मुश्किल हो। और इसी कारण ये मैंने एक चीज जो कही थी, हमेशा कहा हूं कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करना आज के चीन के शासकों के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना भारत के शासकों के लिए। ये बात अच्छी तरह से हम समझ लें, क्योंकि माओ के लिए आसान था टेरिटोरियल कंसेशंस करना, क्योंकि माओ का जो चीन था वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट था, एक साम्यवादी चीन था। आज का जो चीन है वो भी साम्यवादी है, पर नाम के लिए। आज वहां जितने पूंजीवादी हैं उतने शायद किसी और राष्ट्र में ना हो। और आज का जो चीन है साम्यवादी व्यवस्था को फॉलो करते हुए भी राष्ट्रवाद से ग्रसित था। चीनी राष्ट्रवाद उसका जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। और जैसे मैंने कहा कि चीन का जो इतिहास है वो हमें अच्छी तरह से जानना चाहिए, और ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि चीन के लोग जो है अपने इतिहास से संतुष्ट नहीं है। उनको लगता है कि उनके प्रति इतिहास में काफी अन्याय हुआ है। उनको लगता है जिस तरीके से अफीम युद्ध हुए थे, ओपियम वॉर्स हुए थे, उनके ऊपर पश्चिमी देशों ने जो है जबरदस्ती की गई है, और उनको लगता है कि ये जो हमारे को जो जबरदस्ती की गई है उसको हमें अब सुधारना चाहिए। और उनको ऐसा भी लगता है कि आज के देश जमाने में भी पूरा विश्व उनके खिलाफ गैंग्ड अप है, चारों तरफ से उनको घेरा जा रहा है विरोधी राष्ट्रों के साथ। उसके बाद चीन जो है आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सैन्य शक्ति के रूप में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र समझा जाता है, लेकिन इसके बावजूद इसकी कई कमजोरियां हैं। आज भी ये पश्चिमी देशों से पीछे है तकनीकी रूप से, लेकिन बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। अब वो जमाना नहीं रहा जैसे आज से 10-20 साल पहले हम कहते थे हाँ चीनी है तो खराब होगा। ऐसा नहीं है। आज जो चीनी है वो खराब होगा ऐसी बात नहीं है। हुआवे हम सुरक्षा कारणों से मना कर दें, बात अलग है, बट आज हकीकत यह है कि 5G के मामले में जो सर्विसेज हुआवे दे रहा है और जिस कीमत पर दे रहा है वो कोई पश्चिमी राष्ट्र देने की स्थिति में नहीं है। तो ये बात है, तकनीकी रूप से चीन अभी भी पीछे है लेकिन कैचअप कर रहा है और काफी आगे बढ़ रहा है। और विशेषकर कुछ फील्ड्स में चीन की बहुत आगे प्रगति है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी काम हो रहा है चीन के, और इसके बारे में हमें जानना चाहिए। ये मैं इसलिए बार बार बोलता हूं कि हमने तकनीकी क्षेत्र में अपने आप में हमने उस तरीके की जिस तरीके की बढ़त की हमसे उम्मीद थी वो हमने नहीं दिखाई है। हमारे यहाँ काफी बड़े ह्यूमन रिसोर्सेज हैं पर हम आगे नहीं बढ़ पाए। साइकोलॉजिकली आज भी चीन जो है जापान से घबराता है, क्योंकि इतिहास ये कहता है कि जब भी चीन उठा जापान से उसको परास्त किया और उसके बाद जापान ने उसके बड़े हिस्से पे कैप्चर किया। और इसीलिए आज भी जब जापान अपने शक्ति प्रदर्शन करना शुरू करता है या जापान जो है अपने पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकलता है तो चीन के अंदर चिंताएं बढ़ जाती हैं। आज भी जापान का प्रधानमंत्री अगर याकुसुनी श्राइन में चला जाए तो चीन के अंदर प्रदर्शन होंगे। उसके अलावा भूगोल चीन के प्रति उतना उदार नहीं रहा जितना भारत के प्रति रहा है। चीन की जो समुद्र की तरफ ओपनिंग है वो बड़ी लिमिटेड है अगर आप देखें, और इसके कारण जो भी लिमिटेड है उसके कारण वहां पे उसका जो एक्सेस है वो सीज के लिए वो कंट्रोल्ड है। अगर वो पूर्व की तरफ कहीं पे भी जाए किसी अन्य राष्ट्र के तटों के पास से गुजरता है, और इसलिए उसकी जो समुद्री जो व्यापार है वो काफी हद तक सीमित है। और इसी कारण आप देख रहे हैं कि चीन के अंदर जो एग्रेसिव बिहेवियर है, जो 8 डैश लाइन और साउथ चाइना सी को अपने इंटरनल वाटर्स बनाने की जो चेष्टा है, ये अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए एक बड़ा भूभाग कैप्चर करने की चेष्टा है। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा कहता हूं वो ये है कि चीन की जो साम्यवादी दल है वो काफी समय से एक धर्म विरोधी परंपरा का समर्थक रहा है, और इसलिए जो धर्म है उसको समझना चीन की साम्यवादी दल के लिए आज भी थोड़ा मुश्किल है। और इसलिए जो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जो उनका रिएक्शन होता है या परसीव्ड रिलीजियोसिटी के खिलाफ जो उनका रिएक्शन होता है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम होता है। चाहे वो देखें आप क्रिश्चियन चर्चेस को डिमोलिश करने का देखें, या अभी जो जिंजियांग में मुस्लिम्स के खिलाफ करते हैं, उइगुर्स के खिलाफ कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ उन्होंने किया है। पहले अगर आप देखें फलुंग गॉन्ग के खिलाफ जो किया था, फलुंग गॉन्ग क्या है? कुछ नहीं है, कुछ योगिक क्रियाएं करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो हमारी जो पूर्व के जो धर्म है उनसे मिलना जुला है, लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि एक ऐसी विचारधारा प्रेरित हो रही है जिससे कि लोग उसकी तरफ ड्रॉ हो रहे हैं। तो कोई भी चीज जो लोगों को ड्रॉ करती है उससे चिंता करता है।
एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमें समझना चाहिए कि जैसे आज मैंने कहा चीन की जनसंख्या हमसे ज्यादा है, लेकिन चीन की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो हमसे कम हो चुकी है, क्योंकि सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के कारण आज जो है वयस्क और प्रौढ़ लोग ज्यादा है, बच्चों की संख्या कम हो चुकी है। और ये मैं आगे और दिखाऊंगा कि इसका क्या असर होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज, शी जिनपिंग के अंदर, अभी प्रफुल्ल जी ने काफी कुछ बताया आपको, शी जिनपिंग जो है मुझे नहीं लगता कि 10 साल के बाद सत्ता छोड़ने वाले। तो जो शासन व्यवस्था अब चीन में निकल रही है वो एक फिर से तानाशाही प्रवृत्ति की ओर बढ़ रही है, जो कि माओ के जमाने के ना। कोई भी ऑटोक्रेटिक रिजीम जो है शॉर्ट टर्म में बड़ी फायदेमंद होती है। अगर आप देखें किसी भी ऑटोक्रेटिक रिजीम को देखें, चाहे हिटलर की देखें, चाहे मुसोलिनी की देखें, या किसी भी ऑटोक्रेटिक रिजीम को देखें, वो शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है, बहुत आगे बढ़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो डिजास्टर्स होती है। चाहे आप हिटलर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बाद स्थिति देख लें, या सोवियत संघ की देख लें, या माओ के बाद क्या हुआ वो देख लें। तो अगर ये शी जिनपिंग और या अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ता रहा तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के चीन के लिए हित में होगा। और जैसा कि अभी प्रफुल्ल जी ने आपको बताया, ऑलरेडी मर्मर्स ऑफ डिसेंट आने लगे हैं चीन के अंदर, और इसका असर क्या होगा, एक टर्बुलेंट फेज आ सकता है, जैसा कि कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम हुआ या वो हुआ। और अगर ऐसा होता है तो चीन के अंदर अर्थव्यवस्था में काफी कुछ समस्याएं हो सकती है। एक बात जो सिविलाइजेशनल लिंक्स के बारे में प्रफुल्ल जी ने बोला, और यह हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए कि 70 साल तक एक धर्म विहीन शासन व्यवस्था चीन के अंदर रही है। जो धार्मिक संस्थाएं थी उनको काफी हद तक खत्म करने की चेष्टा की गई पहले, विशेषकर कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान। और इसके कारण क्या है कि जो चीन का जो युवा वर्ग है आज वो एक स्पिरिचुअल मूरिंग्स की तरफ ढूंढ रहा है, क्योंकि काफी समय तक साम्यवाद खुद एक धर्म व्यवस्था थी, काफी समय तक कम्युनिज्म वाज ट्रीटेड एज अ रिलीजन, बट अब वो जो रिलीजन है वो फेल हो चुका है। अब काफी हद तक जो कम्युनिज्म का जो आइडियोलॉजिकल पुल था वो खत्म होता जा रहा है चीन के अंदर भी, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो एक आइडियोलॉजिकली उतनी स्ट्रांग पार्टी नहीं है, स्टिल अ वेरी पावरफुल पार्टी, पॉलिटिकली मिलिटरीली हर तरीके से, लेकिन उतनी नहीं है। और इसके कारण जो है वो लोग काफी तरफ जो है स्पिरिचुअल मूविंग्स के लिए देख रहे हैं, और इसमें जो है वो भारत की तरफ भी काफी हद तक देखते रहते हैं। भारत और चीन के संबंधों की जब हम बात करते हैं तो अभी सामान्यतः क्या हुआ है, जैसे मैंने कहा पेंडेमिक के बाद से चीन के प्रति जो है एक वैश्विक लोगों के अंदर नाराजगी है, काफी लोग नाराज हैं क्यों कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव्स हैं। चीन की अर्थव्यवस्था सबसे जल्दी बाउंस बैक कर गई है पेंडेमिक के बाद, और भारत जो है दुनिया में आज पेंडेमिक से दूसरा सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्री है। हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा गिरी है। यहां कोई मास्क करने की आवश्यकता नहीं है। हकीकत यह है कि जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था श्रिंक हुई पिछले क्वार्टर में वो बहुत ज्यादा है। चीन की जो टेंशन है ताइवान के साथ साउथ चाइना सी में ये बढ़ती जा रही और बढ़ती रहेंगी। और यही जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में कोई भी शासन आए, जहां तक सवाल दक्षिण चीन सागर का है, चीन और अमेरिका में बहुत मधुर संबंध नहीं होने वाले। व्यापारिक संबंधों में चाहे चीजें सुधर सकती हैं, जो सामरिक दृष्टिकोण है, जो सुरक्षा का दृष्टिकोण है, उसमें परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। क्वाड जो है अभी भी स्ट्रेंथन होने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और ज्यादा स्ट्रेंथन होता चला जाएगा। चाइना कोशिश कर रहा है कि वो यूरोप और चीन में जो सहायता दे रहा है उसके माध्यम से लोगों के प्रति अपनी अच्छी वो बना सके। उनने कई यूरोपीय राष्ट्रों को, देशों को सहायता देने की कोशिश की है। एशिया में कई राष्ट्रों को सहायता दी जा रही है। आप देखेंगे कि मध्य पूर्व में भी कई राष्ट्रों ने चीनी वैक्सीन को भी लिया है। जहां लोग फाइजर और मॉडर्ना का वैक्सीन ले रहे हैं, वहां पे चाइना का वैक्सीन भी सऊदी अरेबिया और बहरीन जैसे राष्ट्रों ने लिया है। जहां तक सवाल इकोनॉमिक वायबिलिटी का ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पर्सनल प्रोजेक्ट है, जिसपे उन्होंने बहुत सारा, अगर ये फेल होता है तो शी जिनपिंग की जो लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, जिसके ऊपर अभी भी सवालिया प्रश्न उठ रहे हैं, ये और ज्यादा बढ़ सकते हैं। और बीआरआई के लिए सीपेक बहुत आवश्यक है, और सीपेक के लिए पाकिस्तान बहुत आवश्यक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जहां तक सवाल चीन के नेबर्स का है, हमारे संबंध अधिकांश से अच्छे हैं। मंगोलिया हो गया, चाहे वियतनाम हो गया, इन सब से हमारे संबंध फेयरली गुड है। जापान के साथ तो हम क्वाड के पार्टनर हैं, लेकिन भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके साथ चीन की जो घुसपैठ है
वो काफी बढ़ी है पिछले कुछ समय से, लेकिन अब उसमें भी जैसे कि राहुल जी ने बताया, प्रफुल्ल जी ने बताया, नेपाल में रिएक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है नेपाल की जो चीन की राजदूत है वो जो इंटरफेरेंस कर रही है उसके खिलाफ भी लोगों के अंदर रिएक्शन हो रहा है। पाकिस्तान की बात की गई, चीन पाकिस्तान संबंधों की जब बात की जाती है तो आज हमें यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी गुट जो चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, जो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ है, वो चीन को टारगेट कर रहा है। चाहे तालिबान हो, वो चीनियों पे हमला करते हैं, बलोच राष्ट्रवादी हो, वो चीन पर हमला करते हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो चीन जो है हमारी जो लैंड है उसको कॉलोनाइज कर रहा है। सिंधी राष्ट्रवादी हैं, वो चीन के ऊपर हमला करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो चीन के साथ जो व्यापार हो रहा है उससे काफी हद तक प्रभावित है। जो विशेषकर व्यापारी हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो काफी सफर कर रहे हैं, वो लोग काफी परेशान हैं चीन के साथ उनके अच्छे संबंधों के कारण। लेकिन चीन की कोशिश है कि भारत के सारे पड़ोसी देशों को क्लोज किया जाए और यहां पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे लिए जो हमारे रिलेशनशिप है बांग्लादेश के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश हमारी भारत की डिप्लोमेसी का टेस्ट केस है। श्रीलंका के साथ क्या होता है, इन राष्ट्रों के साथ हमें अपने संबंध जो है बहुत मधुर रखने की आवश्यकता है। वो काफी समय से मधुर रहे हैं और ज्यादा मधुर रखने की हमें आवश्यकता है। एक कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं चीन बहुत बड़ा है, ये है वो है, लेकिन देखिए अब जनसंख्या पे हम करीब करीब बराबर आ चुके हैं। भूगोल में ज्योग्राफिकली चीन बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन आपको क्या पता है कि कृषि योग्य जो भूमि है वो भारत की कम से कम 1.5 गुना है चीन से। तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि चीन भौगोलिक रूप से बड़ा होने के बावजूद भी एरेबल लैंड हमारे पास बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे पास ज्यादा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और सोशलिस्ट सिंगल पार्टी स्टेट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज विश्व में कहीं पे भी चीन जाता है लोग उसको संदेह की नजर से देखते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो उनकी जो शासन व्यवस्था है वो पारदर्शी नहीं है और इसलिए लोगों के मन में उनके प्रति काफी संदेह रहता है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जहां तक सवाल जीडीपी का है, हमसे 5 गुने करीब करीब बड़े हैं उनकी जो जीडीपी है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के रूप में जब हम देखते हैं तो करीब 2.5 गुना हमसे बड़ी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उनका बहुत ज्यादा है। चीन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन हम भी बहुत पीछे नहीं है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अच्छा खासा बड़ा है और दुनिया के अच्छे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में पाया जाता है। हमारा जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो चीन से करीब 1/3 है। हमारी जीडीपी का 2.4% है, उनका 1.9% है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब एक्टिव ट्रूप्स के बारे में आते हैं आप, तो आप ये देखोगे कि हमारी जो एक्टिव ट्रूप्स हैं वो बहुत ज्यादा कम नहीं है चीन से। और विशेषकर जब आप थल सेना की बात करोगे तो हमारे जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो आज की तारीख में चीन से ज्यादा है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको दिखा रहा था कि अगर आप देखें कि आज जो स्थिति है कि भारत की वर्किंग एज पॉपुलेशन और जो चीन की वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इसमें काफी बड़ा फर्क है और ये आने वाले कुछ दशकों में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये हमारे लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। चाहे हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना चाहें, मिलिटरीली भी ये चीन के लिए बहुत मुश्किल का समय है क्योंकि चीन इस समय युद्ध नहीं कर सकता। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जो तस्वीरें उस टाइम आई थी कि चीनी सैनिक रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये चीजें इसलिए नहीं है कि चीन की सेना कमजोर है या कुछ है, लेकिन चीन के यहां आज वर्किंग एज पॉपुलेशन की कमी है। सिंगल चाइल्ड जो बच्चे हैं वो युद्ध पर जाने के लिए तैयार नहीं है और इसकी समस्या आपको आने वाले समय में दिखती रहेगी। ये बात हमें अच्छी तरह से समझनी चाहिए। ये जो पीरियड है अगले आने वाले 30, 40, 50 साल है, ये भारत के लिए बहुत स्वर्णिम युग है अगर हमारी शासन व्यवस्था, हमारी पॉलिसीज जो है अच्छी रही तो। ट्रेड डेफिसिट जो है चीन का हमेशा आगे रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये भी धीरे धीरे जो है पिछले 2-3 साल में अब जो है कम हो रहा है। ट्रेजेक्ट्री जो है अब हमारी कम होती जा रही है, लेकिन हांगकांग के साथ हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन उसके बारे में ये एक मैं दिखाना चाह रहा था। शेयर ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर, आज अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाला राष्ट्र है, लेकिन चीन दूसरे नंबर पे है और फिर भारत उसके पीछे आता है। जहां तक मिलिट्री पावर का सवाल है, दुनिया आज अमेरिका को नंबर 1 मानती है, रूस को दूसरा नंबर पे और चीन को तीसरे नंबर पे, तो भारत को चौथे नंबर पर मानती है। ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं मैन पावर और जो भी चीजें हैं उनकी, ये थोड़ी पुरानी है, आज से 1-2 साल पहले, लेकिन
काफी हद तक ये आपको एक अच्छा वो देती है। और ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कई लोग ये सोचते हैं कि सीमाओं पे जो है हमारी सेना काफी कमजोर है, वैसा ऐसी स्थिति नहीं है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, ये आखिरी स्लाइड में दिखाऊंगा, शायद इसके बाद मैं फिर इसको बंद करके ही बात करना चाहूंगा। वो ये दिखाना चाहता हूं कि चीन अभी भी अपनी पश्चिमी सीमा और भारत के साथ सीमाओं के प्रति उतना ज्यादा कंसर्न्ड नहीं है। अगर आप देखें जो चाइना की जो थिएटर कमांड्स हैं, आप ये देखिए, नॉर्दर्न थिएटर कमांड है, या सेंट्रल थिएटर कमांड है, या ईस्टर्न थिएटर कमांड है, और ये सदर्न थिएटर कमांड है। और ये जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है ये इतनी बड़ी है कि पूरे मध्य एशियाई राष्ट्र, भारत और इनके सबके साथ जितना भी बॉर्डर है, इसको पूरे को ये इनकी वेस्टर्न थिएटर कमांड कंट्रोल करती है। और इसका भी हेडक्वार्टर कहां है? चेंगडू में। आप देख सकते हैं कितनी दूर है भारत की सीमाओं पे। और इसी कारण आप देखते हैं कि जब हमारी बॉर्डर पे बातें होती है तो जनरली हमारी तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल जाता है, तो उनकी तरफ से मेजर जनरल जाता है, क्योंकि उनकी तरफ यहाँ पे जो हाईएस्ट रैंकिंग अथॉरिटी है वो उसी लेवल पे है। तो ये एक चीज हमें समझनी चाहिए। और मैं इसके बाद अब इसको बंद करके कुछ और मुद्दों पे बात करना चाहूंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं, 2-3 चीजें बस बोलना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो चीन के साथ है, जैसा कि प्रफुल्ल जी ने भी बताया कि तिब्बत के ऊपर जो अमेरिका की पॉलिसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो कानून पास कर दिया गया, ना उसे डेमोक्रेट एडमिनिस्ट्रेशन हटाएगा, ना कोई आने वाला कोई रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन हटाएगा। तो तिब्बत के साथ जो इनके संबंध हैं ये बहुत मधुर होंगे। और बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि उन्होंने कह दिया है कि चीन का इंटरफेरेंस अगले दलाई लामा के अपॉइंटमेंट में नहीं स्वीकार किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज है। और आने वाले समय में जैसे कि यूएस प्रशासन ने अब तिब्बत के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है, लोब्सांग सांगे जो है व्हाइट हाउस जा चुके हैं। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, जो तिब्बत का मामला है, इसमें चीन अपने आप को एक बहुत ही कमजोर विकेट पर पाएगा। साथ ही साथ जो उइगुर समस्या है, विशेषकर जो मानवाधिकार वाला मुद्दा है, वो आगे वैश्विक जनपद पे आगे बढ़ता चला जाएगा और इसको हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की बात की प्रफुल्ल जी ने कि ऑस्ट्रेलिया का जहाज खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच व्यापार मुद्दे गंभीर होते जा रहे हैं। यहां हमें समझना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का चीन के साथ ट्रेड सरप्लस था, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो निर्यात चीन को था वो ज्यादा था, चीन का निर्यात ऑस्ट्रेलिया से कम था। तो इसका असर ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया चाह रहा है कि जो वो निर्यात करता था, ऑस्ट्रेलिया के क्या निर्यात है, माइनिंग, ओर्स वगैरह थी, प्राइमरी गुड्स थे, और जिनको चीन लेता था। अब चीन उनको नहीं लेगा तो चीन की औद्योगिक जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा, जैसा कि प्रफुल्ल जी ने बताया। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ उनका संबंध जो है और बेहतर हो जाए, और इस तरीके की जो निर्यात वो चीन को कर रहे थे प्राइमरी गुड्स का, वो भारत के यहां होने लगे, जैसे कोयला हो गया, आयरन ओर हो गई, इस तरीके की चीजें। और एक अंतिम मुद्दा, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि लोगों के अंदर काफी चिंता है कि जो बाइडेन के आने से क्या होगा, प्रमिला जयपाल क्या करेगी, कमला हैरिस क्या करेंगी। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक फ्रिंज ग्रुप है जो काफी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, और ह्यूमन राइट्स मुद्दों पर हमारे ऊपर उंगली उठाई जाएगी। इसीलिए जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा ना कि हमें चीन के अंदरूनी हिस्सों पे तो बात करनी चाहिए, चीन की अंदरूनी जो समस्याएं हैं उसकी तरफ हमारा, लेकिन क्या हमारी समस्याएं कम हैं? तो मेरा यह मानना है कि हम ये मुसीबत अपने मोल अभी इस वक्त ना लें तो बेहतर है, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे यहां काफी समस्याएं चल रही हैं जिनको हमें टाइड ओवर करना आवश्यक है। और इस वक्त हमारे लिए आवश्यक है कि हम ऐसी स्थिति पर ना पहुंचे कि जहां टकराव और ज्यादा बढ़े। हम पूरी तरह से तैयार हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारी सेना इस स्थिति में है कि चीन की किसी भी चेतावनी का मुकाबला कर सकती है। पर दो राष्ट्रों के साथ एक साथ युद्ध ना भारत के हित में है, ना हमारे आगे चलने वाले हितों के में। क्योंकि एक चीज आप समझ लीजिए कि चीन के साथ किसी भी टकराव की स्थिति में पाकिस्तान अवश्य आपके खिलाफ युद्ध में कूदेगा। विपरीत स्थिति नहीं होगी। अगर आप पाकिस्तान के साथ आपका कोई टकराव होता है तो चीन आपसे उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करने वाला है। तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि टकराव हमारे हित में नहीं है। हमारे हित जो है वो है, हमारी सेना जो है सुदृढ़ है। लद्दाख में हमने अपना जो इलाका है उसको कब्जे में ले रखा है, और चीन को हमने एक निश्चित संकेत दे दिया है कि भारत एक सशक्त राष्ट्र है। और चीन के अंदर भी एक बहुत बड़ा तबका आज ऐसा है जो
जो शी जिनपिंग तो नहीं बट इस बात की आलोचना कर रहा है कि जो 6 साल में हमने जो प्रगति की थी भारत चीन संबंधों में, वो एक झटके में इस साल के अंदर जो है उसको पूरी तरह से नीचे आ गया। अब इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पैनल डिस्कशन था, तो प्रश्नोत्तर हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हम ज्यादा अपने विचारों को। और अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि जो भी मैंने कहा ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, ना इंडिया फाउंडेशन के, ना किसी संगठन के, ना किसी राजनीतिक दल के, मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित। धन्यवाद आलोक जी। मुझे लगता है कि अब प्रश्नोत्तर का समय है और इसको क्रमशः ले लिया जाए। मुझे लगता है इधर से प्रश्न कौन देख रहे हैं? मनोज जी देखेंगे, कौन कर? दिलीप भाई। फिर से मैं उसको रिपीट करता हूं। और इंडिया ने जो इनिशियली भारत के जो भी फॉरेन मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने 21 आइटम्स की लिस्ट दी थी। 21 मुद्दों पे भारत को ऑब्जेक्शंस थे, वो बाद में निगोशिएशन के बाद घट के 18 हो गए थे। उसमें सबसे बड़ा था रूल्स ऑफ ओरिजिन का मुद्दा, और वो इसलिए क्योंकि चीन की जो प्रेजेंस है रीजनल सप्लाई चेन मैकेनिज्म के तहत, जो प्रोडक्ट्स हैं वो रजिस्टर्ड तो सिंगापुर के नाम से हैं लेकिन बनते चीन में हैं, या रजिस्टर्ड चीन के नाम से, पीआरसी के नाम से बनते ताइवान में या थाईलैंड में या वियतनाम में हैं, उनको कैसे रोका जाए। और इस मुद्दे पे मुझे लगता है मामल्लपुरम की मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी जी और शी जिनपिंग के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट थी। पॉइंट वाइज उन्होंने मोदी जी ने डिटेल में बताया था कि क्यों इंडिया और चाइना का ट्रेड सरप्लस जो है, सरप्लस इन फेवर ऑफ चाइना है, और उसको कैसे काउंटर करें या उसे रोका कैसे जाए। तो चीन के लोगों ने क्या किया, उन्होंने ट्रेड सरप्लस घटाने के लिए अपने ट्रेड को राउट कर दिया हांगकांग के थ्रू, और हांगकांग के साथ जो इंडिया का ट्रेड सरप्लस था वो अचानक से कम हो गया। अब भारत का आरसीईपी में कहना यह था कि अगर ये जो गुड्स हैं उनके जो या प्रोडक्ट्स हैं उनके रूल्स ऑफ उनके ओरिजिन सोर्स को हम पिन पॉइंट नहीं करेंगे और उसको हम ढंग से ये नहीं आइडेंटिफाई करेंगे कि बने कहाँ, किसके हैं, कौन इसका असली ओनर है, वो एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करेगा। दूसरा ऑब्जेक्शन इंडिया को ये था कि हमारे जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उन पे हमें रियायत दी जाए। भारत के किसान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के किसानों से जो है कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, ये सही बात है। और इसलिए जो टैरिफ बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस करने में इंडिया के तरफ से काफी प्रोटेस्ट था। जैसे जापान में वही रिस्ट्रिक्शंस, वो लोअरिंग ऑफ टैरिफ बैरियर्स वाज 85%। इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इट वाज बिटवीन 75 एंड 80%। चीन के केस में वो 60 से 65% था, और इंडिया जो अपना प्रोजेक्ट कर रहा था वो 48 से 52%। ये इनिशियल फिगर्स है साल भर पहले की। तो चीन ने बजाय जापान के साथ कॉम्पीट करने के उसने ये कहा कि भारत को आप कम क्यों दे रहे हैं और हमें ये मंजूर नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिन पे भारत के ऑब्जेक्शंस के बहुत ऐसे पॉइंट्स थे जो जेन्युइन कंसर्न था, लेकिन साथ में ये भी था कि कुछ सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी के उतने स्ट्रांग नहीं हैं, हम पूरी तरह से तैयार भी नहीं थे, ये भी हमें पूरी ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहिए। एक ओपन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके लिए भी हमारी तैयारियां नहीं थी, और ये इसीलिए दिखता है कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एफटीए कर रहे हैं वो भी 18 राउंड्स हो चुके हैं और अभी तक पूरे नहीं हुए। एक दूसरा क्वेश्चन था पाटन से, हाउ यूरोप इज लुकिंग टुवर्ड्स द चाइना पोस्ट कोविड पीरियड। किस तरह से यूरोप चाइना को देख रहा है कोविड के बाद? कोई भी प्रफुल्ल जी आप या फिर आलोक जी? हाँ प्रफुल्ल जी। देखिए, अभी जो यूरोप के अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर एक्चुअली कंफ्यूजन है। और मेरे लिए, मैंने जैसे मेरे इसमें कहा कि मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि पोस्ट ब्रेक्जिट, अब 31 दिसंबर तक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ब्रिटेन उसका हिस्सा नहीं रहेगा, तो यूरोपियन यूनियन एज ए एंटिटी, इंडिविजुअली फ्रांस और जर्मनी जैसे देश, इटली जैसे देश जिनको सबसे बड़ा इम्पैक्ट कोरोना का झेलना पड़ा है, इवन स्पेन, ये कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये अपने आप में एक देखने वाला मुद्दा होगा। लेकिन मुझे लगता है अभी यूरोप में बहुत कंफ्यूजन है, कंसर्न है, उसके साथ साथ कंफ्यूजन है। लेकिन ये थोड़ा सा शार्पन होगा, वहां के इंटरनल डायनामिक्स जो इवॉल्व हो रहा है, खास करके अब
ये जो ब्रिटेन का नया स्ट्रेन आया है उसके बाद रीग्रुपिंग यूरोपियन यूनियन के अंदर हो रहा है। मोटे तौर पर अब जर्मनी उसको लीड करता हुआ दिख रहा है, और ऐसे में जिस तरह से एक्सेप्शंस जर्मनी ने हुआवे के लिए किए हैं, ऐसे में लगता है कि कंपेयर टू यूएस, यूरोपियन यूनियन विल बी मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स द स्पेशली द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट। लेकिन ह्यूमन राइट्स और साउथ चाइना सी वाले मामले में मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन विल टो द अमेरिकन लाइन, और अमेरिकन पॉलिसीज के साथ वो कंसिस्टेंटली रहेगा। और फ्रांस के साथ तो ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इट इज नॉट गोइंग टू टेक चाइनीज बेलिजरेंट पॉलिसी वेरी लाइटली। बहुत मैक्रोन अभी इसके बारे में असर्टिव है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अल्टीमेटली 5G निगोशिएशंस केवल इसका पैरामीटर नहीं होगा, ऑल ओवर WTO के अंदर, और उसके साथ साथ अभी WHO वाला एक मुद्दा हमें ध्यान में रखना चाहिए। जनवरी के सेकंड वीक में WHO का पैनल जो है वो वुहान जा रहा है, और वो यूरोपियन यूनियन के प्रेशर में जा रहा है। अभी तक चाइना ने उसको रोक के रखा था कि हम एक्सेस नहीं देंगे वुहान का, लेकिन अब WHO का पैनल वुहान जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ह्यूमन राइट्स वाले इश्यूज पर, युगुर वाले इश्यूज पर, हांगकांग वाले इश्यूज पर यूरोपियन यूनियन अपना एग्रेसिव पोस्चरिंग चाइना के खिलाफ बना के रखेगा ट्रेड रिलेटेड इश्यूज में, लेकिन चाइना को एक्सेस के लिए यूरोपियन यूनियन का पॉइंट ये बना रहेगा, क्योंकि उनके ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस चाइना के साथ है, वो इतने इजीली कमजोर होने वाले नहीं है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं लेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ। व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ चाइना अमेरिका रिलेशनशिप? आलोक जी, आप देखिए, चाइना अमेरिका रिलेशनशिप, जहां तक सवाल व्यापारिक मुद्दों का है, मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के अंदर कुछ सुधार की अपेक्षा है, क्योंकि उतनी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप नहीं है इनकी, और वो अभी उस तरीके से डील नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक सवाल सुरक्षा संबंधी चीजें हैं, उसमें चीन और अमेरिका के बीच में तनाव चलता रहेगा। एक नए शीत युद्ध का प्रारंभ हो चुका है, जैसे कह रहे हैं कोल्ड वॉर 2.0, वो यूएस और चाइना के बीच में स्टार्ट हो चुका है। और मेरे ख्याल से जो तनावपूर्ण स्थिति है, एक शीत युद्ध दोनों के बीच में चलता रहेगा। और आप हुआवे और चाइनीज कंपनीज के खिलाफ जो कदम अमेरिका ने अभी उठाए हैं, उसका काफी असर हो रहा है। चीनी कंपनियों के ऊपर काफी बड़ा खराब असर पड़ा है, और वो काफी सफर कर रही हैं। और अमेरिका जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और जो ह्यूमन राइट्स वाले जैसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर वो चीन के खिलाफ कदम उठाता रहेगा। लेकिन व्यापारिक जो संबंध है, मेरे ख्याल से उसका जो डिटैचमेंट है जो सिक्योरिटी इश्यूज से, वो कुछ हद तक आपको अगले डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के अंदर दिखेगा। आशुतोष जी। हाँ दिलीप भाई, कोई प्रश्न अगर एक आध बचा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, अभी एक है, लेकिन वो आप आगे कर दीजिए, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर आपके लिए भी टाइम रहना चाहिए। नहीं, अगर कुछ है तो एक क्वेश्चन आया है कि हाउ, अगर कुछ है तो हो जाना चाहिए। तो चाइना पाकिस्तान की पॉलिसी को लेके क्वेश्चन है, व्हाट इज आगे जाके इसमें क्या होने वाला है चाइना पाकिस्तान को लेके? वाह, ये प्रश्न तो वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की तारीख में मैं आश्चर्य स्वयं कर रहा था कि चीन की चर्चा हो रही है और पाकिस्तान नहीं आ रहा है बीच में। तो मैं इस बात को कहने ही वाला था, अच्छा होगा कि हमारा कोई विशेषज्ञ या दोनों लोग, प्रफुल्ल जी और आलोक जी, इस पर बताएं तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। देखिए, चीन और पाकिस्तान का जो संबंध है, उसको एक तरीके से हमें समझ लेना चाहिए कि आज पाकिस्तान जो है चीन के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, क्योंकि जैसे जैसे उसको सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से संबंध उसके खराब होते जा रहे हैं, जो आर्थिक सोल्यूशन है उसके लिए उसको चीन के पास ही जाना पड़ता है। अभी जब सऊदी अरब ने अपना पैसा मांगा और $1 बिलियन उन्होंने वापस किया, तो उन्होंने चीन से पैसे की मांग की है। लेकिन चीन जो है ना, स्वाभाविक रूप से कोई भी दान नहीं देता, चीन सिर्फ कर्ज देता है। तो कर्ज दिया गया है उनको, सॉफ्ट लोन्स दिए जो भी जाए।
और सीपेक जो है अभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है जिसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है चाइना की तरफ से कि जो पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से चीन का कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तान की आने वाली हुकूमतें जो है इस स्थिति में नहीं होंगे कि चीन के दबाव के खिलाफ कार्य कर सके। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जहां पे बड़ी बड़ी संख्या में चीनी आ गए हैं पाकिस्तान के शहरों में, वहां तनावपूर्ण स्थिति है, कई बार चीनियों और पाकिस्तानियों में झड़पें हो रही हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, लेकिन क्या है कि सिक्योरिटी और जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। जो ग्वादर पोर्ट है वो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो ग्वादर पोर्ट है दैट इज बेसिकली एन अटेम्प्ट बाय पाकिस्तान टू इन्वॉल्व चाइना इन द सिक्योरिटी ऑफ साउथ एशिया, क्योंकि उसके माध्यम से जो है पाकिस्तान को यह लगता है कि चीन जो है हमारे जो भारत के बीच में जो तनाव है उसमें चीन का डायरेक्ट स्टेक हो जाता है, क्योंकि किसी भी युद्ध के दौरान या किसी के दौरान जो है एक ऐसी जगह है जहां पे कि चीन की नौसेना, चीन के लोग प्रेजेंट हो, वो समस्या वाली है। दूसरा, चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर वहां पे वो हो जाता है तो जो फारस की खाड़ी से जो भी सामान निकलता है जाता है उसके ऊपर नजर रख सकता है। तो आने वाले काफी समय तक मेरे को लगता है चीन और पाकिस्तान के संबंध जो है मधुर रहेंगे, भले ही लोगों के बीच में उतना प्रेम ना हो, लेकिन सरकारों के बीच में प्रेम रहेगा। और जैसा कि वो लोग कहते हैं पाकिस्तान में, इट इज अ रिलेशनशिप हायर देन द हिमालयाज, डीपर देन द ओशंस एंड स्वीटर देन हनी। सो आजकल स्वीटर देन हनी हो गई, तो दैट्स व्हाट इज द स्टेट। प्रफुल्ल जी इसमें कुछ और, प्रफुल्ल जी या राहुल जी कुछ जोड़ना है? नहीं, मुझे लगता है कि हम भारत चीन संबंधों को बहुत ज्यादा पिछले कुछ समय पहले तक हम बहुत ज्यादा पाकिस्तान के प्रिज्म से देख रहे थे। उतना चीन देखता नहीं है, और चीन को दरअसल श्रीलंका और मालदीव उससे कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये सारा जो इंडियन ओशन का एक्सेस पॉइंट है वो ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ट्रेड रूट के कारण और सीपीईसी में जिस तरह के, देखिए सीपीईसी में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन 3 दिन पहले की ही जो न्यूज है कि देयर इज अ रीथिंक ओवर द इन्वेस्टमेंट इन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसमें स्लो डाउन आया है। 45 बिलियन फिर 68 बिलियन कहा गया, लेकिन एक्चुअल में उतना पैसा चीन नहीं लगा पा रहा है, ना लगाने की संभावना लग रही है, क्योंकि इसमें बड़ी अनिश्चितता है। और इसमें फिर आशुतोष जी इसमें ज्यादा इस पर जोड़ पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो गिलगित बाल्टिस्तान में जो सारी नीति है, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज द ट्रांजिट एरिया, वहां पे भारत ऑन बोर्ड ना रहना चीन के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बीआरआई के या सीपीसी के इसमें भारत पार्टी नहीं है, यही चीन की सबसे बड़ी समस्या है आज। तो मुझे लगता है कि उसके इक्वेशंस किस तरह से इवॉल्व होते हैं और सीपीसी सही में कितने रिटर्न्स, इन्वेस्ट करना एक बात है, लेकिन उसके आधार पर कितने रिटर्न्स आते हैं उस पर भी यह निर्भर करेगा। लेकिन जैसे आलोक जी ने कहा कि इंटरेस्ट बहुत डीपन है और इसलिए उसमें कोई बहुत बड़ी उनमें दूरी आएगी, ये अपेक्षा रखना गलत है। लेकिन हमको इन दोनों को इंडिपेंडेंटली डील करना सीखना पड़ेगा। हम बहुत ज्यादा पाकिस्तान सेंट्रिक पर्सपेक्टिव से चाइना को डील करना हमें छोड़ना, हमने कुछ हद तक छोड़ ही दिया है, लेकिन हमें इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में भी उसको, इनफैक्ट दे एक्सपेक्ट अस टू मेंशन पाकिस्तान, और हमें हर बार ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको पाकिस्तान को इंडिपेंडेंटली डील करना है और चाइना को इंडिपेंडेंटली, और चाइना को मैसेजिंग वही जाना चाहिए। ये स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली दोनों तरीके से मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। राहुल जी आपको तो कुछ नहीं जोड़ना है? नहीं, मुझे लगता है कि कैप्टन बंसल और प्रफुल्ल जी ने बहुत अच्छी तरह से बात रखी है। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि ये डीहाइफिनेशन की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान तो चाहता ही है कि हम हर बार सीपीसी या जब भी चाइना का मुद्दा हो पाकिस्तान को रेज करें, और हर बार जब हम ये काम करते हैं तो उससे पाकिस्तान सशक्त होता है। हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोनों कंट्रीज को, उनके लिंकेजेस को डिहाइफिनेट करना चाहिए अपनी पॉलिसी अप्रोचेस में, जो हमने सक्सेसफुली किया भी है। जी धन्यवाद राहुल जी, और मैं अपने तीनों वक्ताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज की पिछला पूरी श्रृंखला में हमने बहुत सारे प्रश्नों का सामना किया था और पूरे मुद्दों को समझने की हमने कोशिश की थी। चीन से जुड़े बहुत सारे संदर्भ हमने
भारतीय दृष्टि से समझने की कोशिश की, और आज के इस समापन की कड़ी में मुझे लगता है कि अगर कुछ और संदेह रह गए थे वो भी स्पष्ट हुए हैं हमारे सामने। तो मुझे लगता है आज का ये कड़ी जो हमारी है वो बहुत सफल रही है, और कुछ बातें रेखांकित करने जैसी आज जरूर आई हैं जो पहले भी आती रही है, लेकिन आज उनको दोहराया गया, और मुझे लगता है कि जो हम उसका यहाँ से एक तरीके से पाथे लेकर जाएंगे वो हम सभी के ध्यान में होगा। मैं केवल 2-3 वाक्यों में इसको कहने की कोशिश करूंगा। पहला, जो ये कहा गया कि पाकिस्तान और चीन को मिलाकर और फिर हम इतना बड़ा दुश्मन, एक काल्पनिक दुश्मन अपना खड़ा करते रहे हैं कि हमारी तो सारी सीमाएं एक इतने बड़े दुश्मनों से घिरी हुई हैं जिसका कोई वास्तविक पक्ष कितना था उसका मूल्यांकन कभी कर नहीं पाए, क्योंकि हम एक ही प्रिज्म से देखते रहे। तो आज वैश्विक कूटनीति में जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें पाकिस्तान और चीन को अलग अलग करके देखना और दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने की जरूरत, ये भारत उस दिशा में बढ़ा है, लेकिन खासतौर से इंटेलेक्चुअल सर्कल और उसके बाद भी जो उसको लोगों तक पहुंचाने का जो मीडिया का तरीका है वो अभी उसमें बहुत दूर नहीं गए हैं। वो अभी भी उसी, शायद मुझे लगता है 15-20 साल पहले के मोड में ठहरी हुई मीडिया है जो उसी परिज्ञ से आज भी देखने दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि उससे आगे बढ़ने के लिए जो शायद इनिशिएटिव चाहिए वो मीडिया के पास भी नहीं है, और जिस तरीके की तेज गति वाली हमारी मीडिया है उसमें उसके पास इसकी जांच करने की भी समय नहीं है, परखने की भी शायद सिद्धता भी नहीं है। तो लेकिन अब देश की स्थिति, भारत आज जहां है वो 20 साल पुराना या 50 साल पुराना भारत नहीं है। तो नए जो इस 21वीं शताब्दी या 2020 का भारत ये जहां खड़ा है उसको अपने संदर्भों में और भारत केंद्रित दृष्टि से अपने सभी पड़ोसियों को, दुनिया के सारे देशों को देखना होगा। दूसरा, जैसी बात आई कि वो सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारे मित्र होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमारे साथ मित्रता नहीं निभाएंगे, तटस्थ हो जाएंगे, या किसी स्पेसिफिक कोई पाकिस्तान के पक्ष संदर्भ में हमारे लिए तटस्थ होगा, कोई चीन के संदर्भ में हमारे लिए तटस्थ होगा, या इन्हीं संदर्भों में हमारे साथ आएगा, बाकी में विरोधी होगा। ये बहुत सारी परिस्थितियां होंगी, लेकिन कुल मिलाकर दुनिया में जो हमारी स्थिति रहेगी और इन दोनों पड़ोसियों के साथ भी हमारी जो नीति रहेगी वो मूल रूप से हमारी अपनी आंतरिक अंतर्निहित शक्ति पर निर्भर करेगी। और इसलिए भारत को अपने विचार पर, अपनी सजगता पर केंद्रित नीति ये अपनानी होगी। ये सौभाग्य की बात है कि भारत उस दिशा में काफी बढ़ चला है, लेकिन इसके लिए इसके जो इंटेलेक्चुअल इनपुट मिलने चाहिए वो मुझे लगता है कि हम जो अकादमिक जगत के लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। केवल सरकारों के फैसले सरकारों की जिम्मेदारी नहीं होते। ये जो विश्वविद्यालय जहां इतनी बड़ी संख्या में, मतलब मुझे ये भी बड़ा उल्लेख करने में बहुत अच्छा लग रहा है कि गुजरात के लगभग सभी विश्वविद्यालय इस आयोजन में शामिल हो गए। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है, उल्लेखनीय पहल है, और शायद देश भर में दोहराई जाने लायक पहल है कि बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय, पूरे राज्य के विश्वविद्यालय एक साथ हाथ मिलाएं किसी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज के लिए। और इसमें ये जरूरी है कि ये एक्सरसाइज ये भारत में जो लोग नीति निर्माता हैं उन तक भी पहुंचे, और हम एक सही दिशा में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकें, या उनको बौद्धिक सामग्री उपलब्ध करा सकें। ये भी हमारी इस श्रृंखला की उपलब्धि होगी। और मुझे लगता है जिस प्रकार का विचार कर रही है ये आयोजक इसको प्रकाशित करने का, और देश के बुद्धिजीवी वर्ग तक उसको अगर पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से चीन के बारे में और उससे जुड़े बाकी संदर्भों को लेकर हमें एक राष्ट्रीय नीति बनाने में और देश भर में उसकी एक जागरूकता स्थापित करने में सफलता मिलेगी। वैश्विक परिस्थितियां जो है उसकी खूब चर्चा हुई है, रणनीतिक हुई है, भू राजनीतिक हुई है। इसके साथ बीच के सत्रों में, आज नहीं हुई लेकिन बीच के सत्रों में सांस्कृतिक संबंधों की भी बात हुई है। तो सत्ता और सत्ता के बीच क्या होगा, सरकारों के बीच में क्या होगा, इसके साथ साथ यहाँ के निवासियों और वहां के निवासियों के बीच के जो सांस्कृतिक संबंध हैं, जैसा आलोक जी ने भी आज संकेत किया कि भाई उनके बीच में अभी तक कोई बहुत दूरी नहीं रही है। वो हमें अपना दुश्मन नहीं मानते, हम उन्हें अपना दुश्मन नहीं मानते। हमारा एक सह अस्तित्व हजारों वर्षों का है, और आज की परिस्थितियों में पिछले कुछ दशकों के विकास के दौरान जो हमारी दूरियां बढ़ रही हैं,
इसको हम सांस्कृतिक स्तर पर कैसे डील करें, कैसे हम उनसे तालमेल बनाएं कि ये जो सत्ता और सत्ता के बीच के संघर्ष हैं या सीमाओं के विवाद हैं, ये मानव के मन के निवासियों के मन के संघर्ष न बने। तो अगर हम इनके बीच में एक तालमेल बना सकें और इसको संघर्ष को एक सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से भी सुलझाने का एक रास्ता निकालें, तो मुझे लगता है ये संघर्ष भी टल सकता है और सभी देश जिस तरीके की भविष्य के दुनिया के शांतिपूर्ण अस्तित्व की बात पर विचार करते हैं वो ज्यादा नजदीक आ सकती है। लेकिन इस सब के बीच में भी जो मूल प्रश्न है वही आलोक जी का, कि कोई भी सक्षम राष्ट्र के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनते हैं, कमजोर के साथ कोई शांतिपूर्ण संबंध बनाने का इच्छुक नहीं होता। हमारी अपनी ताकत, वो सामरिक ताकत भी है, वो रणनीतिक ताकत भी है, वो हमारी मैन पावर भी है, वो हमारा वैश्विक स्थिति भी है। ये सब मिलकर जो हमारी एक समग्र शक्ति है भारत की एक राष्ट्र के नाते, वह जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी, सारी दुनिया भी हमारे साथ एक समानता का व्यवहार करेगी, जो पिछले कुछ दशकों में हम नहीं देख रहे थे, आज हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और साथ ही हमारे जो पड़ोसी हैं, जिनको ये लगता है कि भारत से उलझकर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी स्थिति बनाए रख सकेंगे। एक शक्ति का प्रदर्शन से ज्यादा या प्रकटीकरण से ज्यादा ये जरूरी होता है कि शक्ति को लोग स्वीकार करें। शक्ति हमारे पास है, ये दुनिया को पता रहेगा तो लोग उसके हिसाब से व्यवहार करते हैं। मुझे लगता है हमें अपनी शक्ति को बढ़ाने, अपनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को बढ़ाने और उनको नीति निर्माण के स्तर तक ले जाने की जरूरत है, जिसमें मुझे लगता है कि हमारी ये श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। और इसका जब हम प्रकाशन लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से वो इस दिशा में सहयोगी होगा। मुझे लगता है मैं अपनी बात पूरी कर चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबने इस पूरी श्रृंखला का बहुत बौद्धिक आनंद मिला, वैचारिक खुराक मिली और निश्चित रूप से जितनी सफल यात्रा हमारी ये रही है, इसमें आयोजकों को भी ये विश्वास होगा कि शायद कुछ समय का गैप देने के बाद फिर एक ऐसी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला का आयोजन वो करेंगे और हमारे साथ ये सारे लोग जुड़े रहेंगे। हमारे साथ गिरिधर मुंडा जी हैं, उनको भी हम सुनेंगे और बाद में सुरेश भाई अपना आभार व्यक्त करेंगे। आदरणीय गिरिधर मुंडा जी, बहुत बहुत आभार आशुतोष साहब। आज का जो प्रोग्राम जिस ढंग से हुआ और जितने सुंदर ढंग से आदरणीय राहुल साहब ने और क्या नाम उनका आलोक जी ने जिस ढंग से चाइना इंडिया के रिलेशन पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, वास्तव में इंटरेस्ट भी है पॉलिटिक्स में, सुनकर बहुत आनंद आ रहा था कि जो फैक्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में बताए। राहुल साहब, आपने जो आरसेप के बारे में बताया, बहुत सही बात आपने करी है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर जब भिवंडी, अहमदाबाद, तिरुपुर सब इकट्ठे हुए मीटिंग में कि भाई इसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो मैंने अपनी बात को इसी ढंग से रखा कि भाई जब बायलैटरल ट्रीटी हमारे साथ है, एफटीए एग्रीमेंट जिन देशों के साथ हैं, लगभग 10 कंट्रीज के साथ, तो उनके साथ आरसेप की क्या नीड है? क्या हम अभी मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में इतने स्ट्रांग हैं कि हम अपनी चीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं? आपने बताया है हम नहीं हैं। इसलिए जो चीज लगभग कॉमर्स मिनिस्ट्री या सरकार की तरफ से डिसाइड हो गया था कि हमको सब समझौता कर रहे हैं, आप जैसे लोगों ने इतने स्ट्रांग ढंग से इसका जो विरोध, मैं शब्द नहीं बोलूंगा, पर अपनी बात रखी कि भाई इसको हमको टीटी नहीं करना चाहिए, उसका ही आज ये सफल परिणाम है कि हम ये गलत ट्रीटी से हम बच गए हैं। और आगे चल के हम जब अपने आप को स्ट्रांग होंगे, तो आपने बताया कि दूसरी ओर टीटी ऐसी हो ताकि हमारा बिजनेस बढ़े, इसकी बहुत नीड है। उसमें जैसे अभी ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, तो उनके साथ हम जल्दी से जल्दी एफटीए एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 27 देशों के साथ और एक देश के साथ, यूरोपियन यूनियन 27 देशों का संगठन था और जिनके साथ हमारे बहुत मतभेद थे कई कारण से, मगर यूके के साथ अब हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट है। मैं टेक्सटाइल की बात करूं तो गारमेंट अधिक कंजम्पशन यूके और यूएसए में होता है, तो इन दोनों के साथ हमें इसका बहुत फायदा मिलेगा। एफटीए एग्रीमेंट होगा। बार बार हमने भी कॉमर्स मिनिस्ट्री में कहा भी है, टेक्सटाइल मिनिस्टर जब यहाँ पर आई थी, हम यहाँ सूरत में यार्न एक्सपो का
हर साल आयोजन करते हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर उसको उद्घाटन करती हैं, इस साल भी हम करने को जा रहे हैं। उनसे इस बारे में बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि FTA एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी होने वाला है, पर्टिकुलर UK और USA से। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने बहुत अच्छे ढंग से ये प्रोग्राम को आपने संचालित किया और मार्गदर्शन दिया। ऐसे प्रोग्राम आयोजित करते हैं। पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।